नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एमपीज के सस्पेंशन से संबंधित और पार्लियामेंट के डिसरप्शन से संबंधित। दूसरे नंबर पे एक इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चाइना की डिप्लोमेसी से संबंधित। और तीसरे नंबर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की पोक्सो जजमेंट में एरर से संबंधित। कोट है आज का थॉमस जेफरसन का, वो व्यक्ति जो देखो कुछ नहीं पढ़ता वो ज़्यादा एजुकेटेड है एज कंपेरिजन टू वो पर्सन जो कुछ नहीं पढ़ता, सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़ता है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, माइंड को गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। देखो ये वो समय था जब थॉमस जेफरसन ने ये बात बोली, जब न्यूज़पेपर्स थे, टीवी वगैरह तो नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज ये बात आप मीडिया के संदर्भ में बोल सकते हो कि मीडिया जो है किस प्रकार से मैनिपुलेट करती है, आपकी ओपिनियन को चेंज कर देती है और अपनी मर्जी के डायरेक्शन में ले जाती हैं। जब समाज के पोलराइजेशन की बात लिखनी हो तब भी आप ये कोट इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन है आज का, डिसरप्शंस आर नाउ वेरी मच ए पार्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस इन इंडिया। आज के समय में देखो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है उसका एक इस्टैब्लिश्ड पार्ट बन चुका है डिसरप्शन। पार्लियामेंट का में जो डिसरप्शन किया जाता है विपक्ष के द्वारा, आपको कुछ मेजर्स यानी स्टेप्स डिस्कस करने हैं ताकि इस प्रकार के पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस के पैटर्न को तोड़ा जा सके। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के डिसरप्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो जो मानसून सेशन समाप्त हुआ था ना, उस सेशन के आखिरी दिन कुछ एमपीज राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट कर रहे थे, यानी हल्ला मचा रहे थे। चूंकि वो मानसून सेशन का आखिरी दिन था तो उन पर कार्रवाई नहीं हो सकी। कार्रवाई होती तो अगले दिन होती ना, अगला दिन तो आया ही नहीं, वो मानसून सेशन समाप्त हो गया। लेकिन अब जब विंटर सेशन स्टार्ट हुआ तो पहले ही दिन मानसून सेशन के आखिरी दिन की घटना को लेके 12 अपोजिशन के एमपीज को विंटर सेशन से सस्पेंड कर दिया गया। अब इस इशू को लेके ना बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। एक तरफ अपोजिशन का कहना है कि वो एमपीज अपना विरोध जता रहे थे और उनको पूरे विंटर सेशन से सस्पेंड करना ये डेमोक्रेसी का दमन है, डेमोक्रेसी की हत्या है। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में गांधी जी की मूर्ति के सामने। देखो ये घटना तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। पिछले कुछ सालों में हम ऐसा देखते हुए आए हैं कि पूरा का पूरा जो सेशन है वो तबाह हो जाता है, कोई डिस्कशन नहीं हो पाती, लड़ते रहते हैं विपक्ष और पक्ष। कई बार ऐसा भी होता है हाउस की प्रोसीडिंग चलती है विपक्ष की एब्सेंस में, क्योंकि जो विपक्ष के एमपीज हैं वो संसद से वॉकआउट कर जाते हैं। देखो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का एक गाइडिंग प्रिंसिपल ये है, क्योंकि सरकार के पास मेजॉरिटी है तो वो जो बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना चाहती है, पास करवाना चाहती है, वो करवा सकती है क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है। लेकिन माइनॉरिटी यानी अपोजिशन की बात सुनना जरूरी है। बट इस प्रिंसिपल को आज के समय में बार बार वायलेट किया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी ना, तब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी के लोग बार बार संसद को डिसरप्ट करते थे। इवन उस समय अरुण जेटली, जिनका अब तो स्वर्गवास हो चुका है, वो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो उन्होंने कहा था कि हम जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करते हैं ना, ये एक लेजिटिमेट टूल है प्रोटेस्ट जाहिर करने का। मतलब बार बार हाउस की जो प्रोसीडिंग्स डिसरप्ट होती थी, इसको लेजिटिमेट ठहराया था बीजेपी के लीडर्स ने उस समय जब वो विपक्ष में थे। वही रणनीति आज के समय में कांग्रेस अपना रही है। वो भी ये बोलते हैं कि बीजेपी के लोग बार बार हाउस नहीं चलने देते थे, पूरा हाउस वास आउट हो जाता था, तो हम भी हाउस की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करके एक प्रकार से हमारा प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, सरकार अपनी मन मर्जी चला रही है। विपक्ष एग्जाम्पल भी देता है, जैसे 3 फार्म बिल्स पास हो गए लेकिन शोर शराबे के बीच पास हुए, कोई चर्चा नहीं हुई, इतने इंपॉर्टेंट बिल्स थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आखिरकार 1 साल के विरोध के बाद वो बिल सरकार को वापस लेने पड़े। अगर सरकार उन बिल्स पर चर्चा करवाती, कायदे से वो बिल पास होते, तो सरकार को 1 साल बाद वो बिल वापस ना लेने पड़ते। बिल नहीं मतलब एक्ट बन गया था। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो मानसून सेशन के आखिरी दिन
अपोजिशन के एमपीज ने जिस प्रकार का बिहेवियर किया उसके लिए विंटर सेशन के पहले ही दिन उनको सस्पेंड करना ये थोड़ी ज़्यादा पनिशमेंट है। मतलब राइटर कहते हैं कि विपक्ष ने जो हल्ला मचाया, जिस प्रकार का बिहेवियर किया, उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में उनको सस्पेंड करना तो इससे पक्ष और विपक्ष के जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किसी बिल पर डिबेट होना मुमकिन नहीं है। इसके बाद राइटर पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि पार्लियामेंट देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एग्जीक्यूटिव यानी सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है एमपीज के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, और यहाँ पर जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो पब्लिक के कंसर्न के जो मैटर्स हैं वो देश के सामने लाते हैं। हाउस में उन मैटर्स पर डिस्कशन होती है, वो उन मामलों पर आवाज़ उठा के सरकार की अटेंशन लेते हैं कि आप इन पर ध्यान दीजिए। लेकिन देखो पिछले कुछ सालों में ये सारे जो ट्रेंड हैं वो वीक हो रहे हैं, यानी पार्लियामेंट अपना जो बेसिक फंक्शन है वो नहीं प्ले कर पा रही हैं। देखो पार्लियामेंट में जो डिबेट्स होती है ना, उनको आप डिस्ट्रैक्शन नहीं मान सकते कि हाँ वो तो टाइम वेस्ट है। वो डिबेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो डिबेट्स पब्लिक मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। उन डिबेट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देखो पार्लियामेंट में मान लीजिए किसी डिबेट के दौरान किसी मूवमेंट पर अगर थोड़ा बहुत डिसरप्शन हो जाता है, चलो वो एक बार के लिए ठीक है, वो कुछ ही मूवमेंट्स के लिए है, लेकिन पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा सेशन ही वास आउट हो जाना, ये कहाँ का प्रोटेस्ट करने का तरीका है। अपोजिशन को भी देखो ये समझने की आवश्यकता है, अगर आप सदन से वॉकआउट कर जाओगे तो आपकी गैर मौजूदगी में बिल पास हो जाएंगे, तो आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, लेकिन आप सदन से जब वॉकआउट कर जाओगे तो सदन में जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे फिक्स होगी। तो अब समय आ गया है, ये डिसरप्शन की जो पॉलिटिक्स है ये हमारे देश से ख़त्म होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हर एक घंटा जब पार्लियामेंट का धुल जाता है ना, पूरी प्रोसीडिंग्स डिसरप्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से ना सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान होता है बल्कि हमारे देश में डेमोक्रेसी भी कमज़ोर होती है। तो ये तो हमने आज का आर्टिकल डिस्कस कर लिया। अब देखो पार्लियामेंट के डिसरप्शन से संबंधित एक पुराना आर्टिकल भी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वो आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर देखो बात करें कि पार्लियामेंट में इस प्रकार से डिसरप्शन होता क्यों है, अपोजिशन क्यों पार्लियामेंट नहीं चलने देता है, पहले कारण की बात करते हैं, उसके बाद नुकसान की बात करेंगे। देखो कारण ये है, एक तो जब विपक्ष के पास देखो इतनी सीट्स नहीं होती ना, जैसे अभी मेन विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, इनके पास इतनी सीट्स नहीं है पार्लियामेंट में, तो इनको ये लगता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बाधा डाल के जनता तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। तो विपक्ष किसी ना किसी इशू को लेके पार्लियामेंट नहीं चलने देता और सारा देश जो है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखता है, तो उन्हें लगता है कि जो विपक्ष है वो हमारे इश्यूज उठा रहा है, कम से कम विपक्ष तो यही सोचता है, इसीलिए वो पार्लियामेंट नहीं चलने देता। पहले इस प्रकार से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग ज़्यादा प्रभावित नहीं होती थी। जब से टीवी आए हैं ना और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स लाइव ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हुई हैं, तब से ज़्यादा विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को डिसरप्ट करने लगा है। और देखो बात एक पार्टी की नहीं है, पहले बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तो बीजेपी भी ऐसी ही करती थी जब विपक्ष में थी। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है। इसीलिए तो हम बार बार डिस्कस करते हैं, ये पार्टीज तो आती जाती रहेंगी, पॉलिटिकल लीडर्स भी आते जाते रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस हमेशा देनी चाहिए इंस्टीट्यूशन को। अगर देखो पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। तो समझ गए, मतलब डिसरप्शन क्यों करता है विपक्ष को लगता है सारा देश देख रहा है, तो ये एक मौका है टीवी में आने का, जनता को दिखाने का कि देखो हम आपका जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान बहुत होता है, इससे डेमोक्रेसी बहुत कमजोर होती है। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में देखो एक दिन में बहुत खर्चा आता है, मतलब बहुत कुछ रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ता है पार्लियामेंट की एक दिन की फंक्शनिंग के लिए, लेकिन सारा का सारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है इस प्रकार से जब पार्लियामेंट की फंक्शनिंग ही नहीं चल पाती। दूसरा देखो बहुत सारे एमपीज ऐसे हैं जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की जो आवाज़ है वो
उठाना चाहते हैं सरकार के सामने, वो नहीं उठा पाते। 0 आवर, क्वेश्चन आवर पूरी तरह से बह जाते हैं। अब बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस किए, लेके आई पार्लियामेंट में। जब इस प्रकार से पार्लियामेंट का टाइम अगर वेस्ट होता रहेगा तो बाद में सरकार जल्दबाजी में उन बिल्स को पास करवाएगी। पार्लियामेंट का मेन काम ही ये है ना, बिल्स डिस्कशन के साथ, डिबेट के साथ पास करवाना, लेकिन डिसरप्शन के कारण टाइम बचा नहीं और अंत में जल्दबाजी में वो जो बिल्स हैं वो सरकार अपनी मेजोरिटी के कारण पास करवा देती है। और कई बार तो देखो ऐसा होता है, महत्वपूर्ण जो बिल है वो पास भी नहीं हो पाते, तो देश में जिन कानूनों की आवश्यकता होती है वो समय रहते वो कानून नहीं आ पाते। देखो, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डेलिब्रेशन, डिबेट, डिस्कशन, लेकिन एक डी और जोड़ दीजिए आप, क्या है? डिसरप्शन। ऐसी बात एक बार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोला भी था। उन्होंने बोला, मुझे तो हमेशा से लगता था कि डेमोक्रेसी का मतलब है डेलिब्रेशन, डिबेट्स और डिस्कशन, लेकिन जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा तो मुझे एक डी और मिला, वो है डिसरप्शन। तो ये कोट आप लिख सकते हो। चलो, हमने ये तो देख लिया दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्या किया जाए? देखो, एक सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है, कम से कम ये जो 0 आवर, क्वेश्चन आवर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर जो हैं अपने चैम्बर में जरूरी एमपीज के साथ में और मिनिस्टर्स के साथ में ये 0 आवर, क्वेश्चन आवर कंडक्ट करवा सकते हैं और उसकी भी लाइव प्रोसीडिंग हो सकती है। मतलब बाकी इंपॉर्टेंट जो कानून हैं वो बेशक ना पास हो, स्पीकर के चैम्बर में होने भी नहीं चाहिए, लेकिन जो जरूरी 0 आवर, क्वेश्चन आवर हैं जिसमें सरकार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है, जिसमें जो एमपीज हैं वो जनता की जो आवाज है वो उठाते हैं, तो ऐसे 0 आवर, क्वेश्चन आवर स्पीकर के चैम्बर में टीवी रिकॉर्डिंग के साथ में हो सकते हैं। ये आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन है, लेकिन अब समय आ गया है इस आइडिया को अपनाने का। दूसरा, देखो, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बननी चाहिए कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में एमपीज को, एमएलएज को कैसे बिहेव करना है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन का प्रोविजन होना चाहिए कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए जो हैं वो लगातार दूसरी बार, तीसरी बार वेल में आके नारेबाजी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे। ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। ऑटोमेटिक सस्पेंशन जब हो जाएगी तो फिर कोई एमपी या फिर एमएलए जो है वो ऐसा करने का थोड़ा कम जोखिम उठाएगा। क्यों? देखो, अभी देखो, स्पीकर अगर एमपीज या फिर एमएलएज को सस्पेंड करते हैं ना, तो फिर इस प्रकार की खबरें आती हैं, विपक्ष कहता है हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन, सरकार ने सभी जो विपक्षी एमपीज हैं उनको सस्पेंड करवा लिया। तो स्पीकर ऐसा करते नहीं हैं। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, कुछ समय पहले विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट का जो नेचर है अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। शुरू में पार्लियामेंट का नेचर हुआ करता था एपेक्स लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब सर्वोच्च बॉडी जो कानून बनाती है हमारे देश में, लेकिन अब नेचर ऐसा हो गया है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना। और देखो, ऐसा कैसे किया जा सकता है? कम से कम विपक्ष का ये मानना है कि डिसरप्ट करके ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये सोच गलत है। इससे बहुत ज़्यादा देश को नुकसान होता है, हमारे लोकतंत्र को नुकसान होता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पार्लियामेंट में डिसरप्शन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चाइना की डिप्लोमेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सी राजा मोहन का ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जो हर ट्यूसडे पब्लिश होता है। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, इंट्रोडक्शन में आर्टिकल में कहा जाता है चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसीज है ना, इसकी वजह से एशिया में काफ़ी सारे कोलिशंस चाइना के अगेंस्ट इमर्ज होके आ रहे हैं। एशिया बोल दीजिए या फिर इंडो पैसिफिक बोल दीजिए। जैसे पहले क्वाड इमर्ज होके आया जिसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए। उसके बाद ओकस इमर्ज होके आया जिसमें 3 देश हैं, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। चाइना बोलता है ये जो ग्रुप्स हैं ना, जो चाइना के अगेंस्ट इमर्ज होके आते हैं, ये सी फॉर्म हैं, ये इमर्ज होके आएंगे फिर डिसअपियर हो जाएंगे, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा चाइना बोलता है। चाइना इन्हें स्मॉल क्लीक्स भी बोलता है। क्लीक मतलब एक छोटा सा ग्रुप जिसमें जो देश शामिल होते हैं ना, वो किसी दूसरे देश को एंटर नहीं होने देते और वो दूसरे देशों के प्रति एग्रेसिव होते हैं। ऐसे ग्रुप को कहा जाता है क्लीक्स। तो चाइना कहता है ये क्वाड, ओकस जैसे ग्रुप्स है ना, ये स्मॉल क्लीक्स हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई नई चीज़ नहीं है। चाइना पहले भी इनसे परिचित रहा है।
अब इसके अगेंस्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो RIC जिसमें 3 देश हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स जिसमें 5 देश शामिल हैं, ये भी तो स्मॉल क्लिक्स ही हुए ना। अब चाइना की हिपोक्रेसी देखिए आप, चाइना का दोगलापन देखिए। क्वेड को और ओकस को चाइना बोलता है ये स्मॉल क्लिक्स हैं, लेकिन RIC ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स को चाइना बोलता है ये तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट कर रहे हैं, ये क्लिक्स नहीं है। तो ये चाइना की बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। देखो चाइना की थिंकिंग में जो बदलाव आया है ना, कि चाइना अब इन छोटे छोटे ग्रुप्स को स्मॉल क्लिक्स करार दे रहा है, सी फॉर्म करार दे रहा है, ऐसा क्यों? मतलब चाइना हड़बड़ा क्यों गया है? देखो पहले चाइना को यह लगता था कि ट्रंप के कार्यकाल में USA की जो एग्रेशन थी ना चाइना के अगेंस्ट, चाइना को लगता था ये सिर्फ ट्रंप के कारण है। जब राष्ट्रपति USA के चेंज हो जाएगा तो वो USA के चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो ठीक हो जाएंगे। बट देखो चाइना हैरान हो गया। इवन बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद USA की जो पॉलिसी है चाइना के अगेंस्ट जो कि त्यों है। USA की पॉलिटिक्स में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ऑलमोस्ट सभी इश्यूज को लेकर डिवाइडेड हैं, लेकिन चाइना को लेकर उनकी पॉलिसी सेम है कि चाइना का अब सामना करना है, चाइना का अब मतलब विरोध करना है, चाइना की डोमिनेंस को बढ़ने से रोकना है। चाइना को पहले यह भी लगता था कि ट्रंप के कार्यकाल में अब USA ने अपने एलाइज को छोड़ दिया है। जैसे ट्रंप आपको बोला करते थे कि नाटो तो USA के ऊपर बर्डन है, USA के जो एलाई कंट्रीज हैं वो USA के ऊपर बर्डन है, ऐसा ट्रंप बोला करते थे। लेकिन देखो जब से बाइडन राष्ट्रपति बने हैं ना, US ने अपने एलाइज पे ध्यान देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। जैसे देखो क्वेड का बाइडन के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही हफ्तों बाद लीडर लेवल पे समिट ऑर्गेनाइज हुआ। USA ने एक नया ग्रुप अनाउंस कर दिया, ओकस। एशिया में जो एलाइज जिनको पहले लग रहा था जैसे साउथ कोरिया, जापान, वो डाउट कर रहे थे कि ट्रंप के कार्यकाल में क्या वास्तव में USA के ऊपर रिलाय हुआ जा सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, तो उनको भी बाइडन ने भरोसा दिलाया कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपके डिफेंस के प्रति समर्पित हैं। इवन बाइडन जून में यूरोप में भी गए ताकि नाटो जो कि USA के एलाई कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है इसको फिर से रिवाइटलाइज किया जा सके, इसको एक नई एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। बाइडन ने देखो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की, और क्यों की मैं बताता हूं आपको। क्योंकि देखो चाइना और रशिया की दोस्ती बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो USA को लगता है कि चाइना का मुकाबला करने के लिए इन दोनों की दोस्ती में दरार डालना जरूरी है। अभी फिलहाल देखो बाइडन और बाइडन की टीम को यह लगता है USA की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये है, USA के इतने सारे पार्टनर्स, USA का जो पूरा नेटवर्क है एलाइज का, ये USA की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इनको मोबिलाइज करना जरूरी है चाइना के अगेंस्ट, चाइना को अगर हमें कंटेन करना है। जबकि चाइना देखो ज़्यादा अलायंसेस और पार्टनरशिप्स में विश्वास नहीं करता है। चाइना की अभी दोस्ती तो है, रशिया के साथ गहरी दोस्ती है, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे चाइना के पार्टनर्स हैं, लेकिन बावजूद इसके जैसे USA का नेटवर्क है ना एलाइज का, वैसे चाइना का नेटवर्क नहीं है एलाई कंट्रीज का। चाइना को देखो वैसे ये भी लगता है USA मर्जी कितने सारे दोस्त बना ले, लेकिन बावजूद इसके USA चाइना की बढ़ती डोमिनेंस को नहीं रोक सकता। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो आज के समय में चाइना के फेवर में है, ऐसा चाइना को लगता है, और उसके पीछे रीजंस भी हैं। सबसे पहला रीजन, चाइना को यह लगता है कि हमारे आस पड़ोस के जो देश है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, वो USA से काफ़ी दूर हैं। लेकिन अब देखो एशिया में काफ़ी सारे देशों का तो बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, तो कल को उन्हें कभी भी ये भरोसा नहीं हो पाएगा कि USA हमें बचाने के लिए आएगा। यानी ज्योग्राफी जो है वो चाइना का साथ देती है। दूसरा, चाइना की हार्ड पावर। चाइना को यह लगता है USA के कंपैरिजन में हमारी जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और लोकल जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अब धीरे धीरे चाइना के पक्ष में आने लगा है। तो इसलिए चाइना के आस पड़ोस के जो कंट्रीज हैं वो USA के ग्रुप में जाने से कतराएंगे। तीसरा, चाइना को यह भी लगता है इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ऑलमोस्ट सभी देशों का सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक पार्टनर है ना वो चाइना ही है। तो विभिन्न देश USA के ग्रुप में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर हम USA के ग्रुप में जाएंगे तो इकोनॉमिकली चाइना उन्हें पनिश करेगा, तो इस डर से वो USA के ग्रुप में जाने से कतराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि देखो चाइना अब मिलिट्रीली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो चाइना को यह भी लगता था कि हमारी मिलिट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल है,
कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश हैं उनको हमारी मिलिट्री से डर लगेगा और वो यूएसए की तरफ नहीं जाएंगे। और सबसे लास्ट में पॉइंट, चाइना को देखो ये लगता है कि कोलिशन को बनाने के बजाय कोलिशन को तोड़ना आसान है। जैसे फिलीपींस यूएसए का अलाय कंट्रीज था, लेकिन फिलीपींस और यूएसए के बीच में दरार डाल दी चाइना ने। तो चाइना इस स्ट्रेटजी पे काम करता है, बजाय इसके कि खुद कोलिशन बनाया जाए, जो दुश्मन देश है उसके कोलिशन को तोड़ा जाए, कैसे भी करके उसको डर दिखा के, उसको इंसेंटिव देके, इन्वेस्टमेंट का लालच देके, कैसे ना कैसे करके उस कोलिशन को तोड़ा जाए। तो ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन देखो, ये तो हमने चाइना की सोच डिस्कस की, बट क्वेश्चन ये उठता है, क्या इन पॉइंट्स की वजह से ऐसा हुआ है एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन में कि विभिन्न देश चाइना से डर गए हैं और वो यूएसए के ग्रुप में नहीं जा रहे हैं? इसका आंसर है नो। देखो, ये सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ये कभी ना चाइना से अच्छे रिश्ते चाहते थे। इंडिया तो चाहता था कि चाइना के साथ ठीक ठाक दोस्ती हमारी बनी रहे, लेकिन चाइना की ही एग्रेसिव रीजनल पॉलिसीज के कारण ये सारे जो देश हैं, आप देख लीजिए, इनके अब यूएसए के साथ रिश्ते बहुत मजबूत हो गए हैं और इन सभी देशों के चाइना के साथ रिश्ते कमजोर हो गए हैं। चाइना अपने अंदर, मतलब चाइना कहता है कि हमारे देश में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। वोल्फ वॉरियर की डिप्लोमेसी जो है वो चाइना प्रमोट करता है, बट चाइना ये भूल जाता है कि जब आप अपने नेशनलिज्म को दिखाओगे तो इन देशों में भी जो नेशनलिज्म है वो हावी होगा। चाइना के कारण जो गलवान वैली की घटना हुई, उसके बाद हमारे देश में नेशनलिज्म देखो कितना ज़्यादा इमर्ज होकर आया, और उसी की वजह से आज हमारे रिश्ते चाइना के साथ खराब हैं। बॉर्डर पर अभी भी टेंशन्स हैं और इंडिया यूएसए की तरफ जाने को मजबूर है। तो चाइना ने जो कुछ किया है ना, अपने आस पड़ोस के देशों को दबाने की कोशिश की है अपने एग्रेशन की सहायता से। ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे चाइना को ये जो पॉलिसीज चाइना ने अपनाई है ना, वो नहीं अपनानी चाहिए थी, और कैसे अपने आस पड़ोस के देशों को नाराज नहीं करना चाहिए था। वैसे चाइना की जो डिप्लोमेसी है ना, पहले उसकी तारीफ की जाती थी कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वाइज रहती है, लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस देखती है। लेकिन इस बार चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने आस पड़ोस के देशों को नाराज करके, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया चाइना की डिप्लोमेसी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जजमेंट से संबंधित है, पोक्सो एक्ट के बारे में। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दी। एक माइनर के साथ ओरल सेक्स हुआ था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का केस नहीं माना था पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। पोक्सो एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो बोलता है, कोई भी पर्सन अगर 12 साल से कम एज के बच्चे के साथ बच्चे के ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करता है तो इसे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा। और सेक्शन 6 के अनुसार उस पर्सन को जिसने ये एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है 12 साल से कम उम्र के बच्चे के ऊपर, उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी और मैक्सिमम उम्र कैद भी हो सकती है। बट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसी माइनर बच्चे के साथ में, मतलब 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ में ओरल सेक्स हुआ था, लेकिन उसे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट नहीं माना था, यानी 10 साल की सजा नहीं दी, कम सजा दे दी। ये पूरा इशू है, ये पूरी कंट्रोवर्सी है। अब इसके बाद राइटर ने काफ़ी सारे अपने आर्गुमेंट्स देते हुए बोलते हैं ये जो जजमेंट है ना इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ये गलत है। पहला पॉइंट वो देते हैं, देखो पोक्सो एक्ट आया ही इसलिए था कि जो बच्चे हैं उन्हें इस प्रकार के ऑफेंसेस से बचाया जा सके, जैसे सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी। ये स्पेशल एक्ट इसलिए आया था क्योंकि पहले ये जो ऑफेंसेस थे ना, जो परपिट्रेटर्स थे इन ऑफेंसेस के, उनको ज़्यादा सज़ा नहीं मिलती थी। तो स्पेशली ये एक्ट लाया गया था कि बच्चों को इस प्रकार के सेक्सुअल असोल्ट से बचाया जा सके और जो परपिट्रेटर हैं उनको ज़्यादा सज़ा मिल सके। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ोगे ना तो लेजिस्लेटिव इंटेंट क्लियर हो जाता है, मतलब पार्लियामेंट क्या चाहती थी इस एक्ट को बना के वो क्लियर हो जाता है। पार्लियामेंट चाहती थी बच्चों के खिलाफ इस प्रकार के सेक्सुअल असोल्ट के जो केसेस होते हैं, इसके लिए जो अपराधी हैं उनको ज़्यादा सज़ा मिले। दूसरा पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो पोक्सो एक्ट के सेक्शन 5 में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है ना, तो उसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि वेग है, सब कुछ क्लियर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें बोला था कि पोक्सो एक्ट के तहत केस चलाने के लिए स्किन टू स्किन फिजिकल कंटैक्ट का होना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में यह भी कहा था कि जहाँ पे देखो लैंग्वेज क्लियर है ना, वहाँ पे
लेजिस्लेचर के इंटेंशन आप देखो कि किस इंटेंशन के साथ ये एक्ट बनाया गया है। तो सेक्शन 5 में की लैंग्वेज में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल साफ है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को माइनर के साथ जो ओरल सेक्स का इशू है ना, उसे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट माना जाना चाहिए था और कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए थी, मैक्सिमम उम्र कैद। अगर लीनियंसी बरती गई है, क्यों बरती गई है, जजमेंट में डिस्कस नहीं किया गया है। तीसरा पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो ये जो केस था ना बच्चे के साथ ओरल सेक्स का, इसमें कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन प्रैक्टिस कर ही नहीं सकती 10 साल से कम सजा देने के लिए। पहले कोर्ट के पास ना डिस्क्रिशन होती थी सेक्शन 376 के तहत, आईपीसी सेक्शन 376 के तहत वो कम सजा दे सकते थे, लेकिन एडुकेट एंड स्पेसिफिक रीजन बता के कि हम कम सजा क्यों दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना 2012 के स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विनोद कुमार केस में बोल दिया, आप बिना स्पेसिफिक और एडुकेट रीजन बताए मिनिमम से कम सजा नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के इस केस में बोला था। अगर आपको मिनिमम जो प्रावधान है ना किसी एक्ट में सजा देने का, मतलब कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, अगर 10 साल से कम की सजा आप दे रहे हो ना, तो आपको एडुकेट और स्पेसिफिक रीजन बताने होंगे। इसको बताए बिना आप मिनिमम से कम सजा नहीं दे सकते। बट देखो सरकार ने आईपीसी सेक्शन 376 को अमेंड कर दिया और डिस्क्रिशन पूरी तरह से ले लिया। मतलब सरकार ने क्या किया, इस सेक्शन को अमेंड करके बोल दिया इवन आप एडुकेट एंड स्पेसिफिक रीजन बता के भी मिनिमम से कम सजा नहीं दे सकते। तो फिर देखो पोक्सो एक्ट जो है वो कोर्ट को किसी प्रकार की डिस्क्रिशन देता ही नहीं कि वो मिनिमम से कम सजा दे दे। तो मिनिमम सजा तो 10 साल देनी चाहिए थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिनिमम से कम सजा कैसे वो दे सकते हैं, उनके पास ऐसी डिस्क्रिशन है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर भी अपनी जजमेंट में मेंशन नहीं किया है, कोई चर्चा नहीं किया है कि उन्होंने इस ऑफेंस को एग्रेवेटेड नेचर का क्यों नहीं माना है। मतलब ऐसा कोई डिस्कशन जजमेंट में नहीं किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने देखो अपनी काफ़ी सारी जजमेंट्स में ये बोला है कि जब भी कोई हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, जजमेंट लिखे ना, उसमें रीजंस जरूर बताएं। रीजंस बताना ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात नहीं है। रीजंस जब कोर्ट जजमेंट में बताती है तो इससे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस की जजमेंट में कोई रीजंस नहीं बताए हैं कि वो ये ऐसी जजमेंट क्यों दे रही हैं। लास्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं कि देखो ये जो केस था ना इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, इसमें इवन डिफेंस ने ऐसा कोई चैलेंज भी नहीं किया था कि पोक्सो एक्ट का सेक्शन 5 जो है वो गलत है, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट के प्रोविजन पर 10 साल की सजा दी जा रही है, ये बहुत ज़्यादा है। ऐसा कोई चैलेंज डिफेंस ने नहीं किया था। अपने आप से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दे दी। तो इसको स्क्रूटिनाइज करना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब होगा ही, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाएगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस गलती को सुधारना चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।